हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए हमारी ऑथर, जिनका वॉटपैड अकाउंट नेम चेरी ब्लॉसम है, उनका लिखा ये एफएफ माफिया डैडी सीज़न 2 का हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन उसे विंग कहीं भी नहीं मिल रहा था। साथ ही वांग जी विंग के साथ किए अपनी हरकत को लेकर बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था और विंग को हर रोज़ बहुत मिस कर रहा था, जिसके चलते विंग हर पल वांग जी को याद आता था, यहाँ तक कि वांग जी के सपनों तक में आता था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में हर बीतते दिन के साथ विंग थोड़ा नॉर्मल होता जा रहा था। जहां विंग को खुश करने के लिए शिचैन विंग के लिए कुछ बनीज ले आया था, जिनके साथ विंग हर पल खेला करता था। वहीं विंग वांग जी के बारे में भूलना चाहता था, लेकिन भूल नहीं पा रहा था। और ना ही विंग वांग जी से अब ज्यादा नाराज था, क्योंकि उसे शिचैन से पता चल चुका था कि उस दिन वांग जी अपने रट में था। और विंग ये बात अच्छे से जानता था कि जब एल्फाज अपने रट में होते हैं तो उस वक्त उन्हें अपने ओमेगास की जरूरत होती है, और विंग वांग जी का ओमेगा था। तो जाहिर सी बात थी कि वांग जी को उस वक्त विंग की जरूरत थी। लेकिन वांग जी ने विंग की मर्जी के खिलाफ उसे फोर्स करने की कोशिश की थी। ये बात गलत हुई, जिसके लिए विंग आसानी से वांग जी को माफ नहीं करने वाला था। लेकिन वो कोशिश करना चाहता था कि शायद फ्यूचर में वो वांग जी को माफ कर पाए। हालांकि वांग जी बहुत स्ट्रिक्ट था और उसने विंग को हर्ट भी किया था, लेकिन विंग एक बात बहुत अच्छे से जानता था कि वांग जी विंग की बहुत ज्यादा केयर करता था। जो वांग जी की केयर अपने लिए विंग भूल नहीं सकता था, और उसी वांग जी की केयर को विंग मिस भी कर रहा था। वहीं कुछ दिनों बाद शिचैन ने विंग का एडमिशन एक न्यू स्कूल में करवा दिया था, जिस स्कूल के बारे में जानकर विंग बहुत खुश था कि अब वो स्कूल जा पाएगा और वहां जाकर न्यू फ्रेंड्स भी बनाएगा और नए लोगों को जान भी पाएगा। वहीं विंग ने अमेरिका आने के बाद से एक बार भी शिंगचैन को कॉल नहीं किया था, वो भी जानबूझकर, क्योंकि विंग नहीं चाहता था कि वांग जी को किसी भी तरह से शिंगचैन से ये पता चले कि विंग कहाँ है। जिसके बाद विंग अपने न्यू स्कूल में धीरे धीरे एडजस्ट होने लगा था। उसने नए फ्रेंड्स भी बना लिए थे, जिन सब के चलते विंग बहुत हैप्पी लाइफ जी रहा था। वो कई बार लैन यी और बाइजिया से बातें भी किया करता था, जिनसे बातें करते हुए विंग कई बार वांग जी के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन कभी भी उसकी हिम्मत नहीं हुई। वहीं विंग के दिल में वांग जी को लेकर कुछ फीलिंग्स डेवलप होने लगी थी, लेकिन वो फीलिंग्स क्या थी वो विंग समझ ही नहीं पा रहा था। और इसी तरह पूरा एक साल बीत जाता है। वहीं एक साल बाद शिचैन और चैंग के साथ रहते हुए विंग बहुत हैप्पी था, और साथ ही चैंग शिचैन के बेबी से प्रेग्नेंट भी हो गया था, जो एक बहुत गुड न्यूज़ थी। जिस न्यूज़ को पाकर विंग बहुत खुश था और अपने शिचैन और चैंग गगा के बेबी को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था। इसलिए विंग चैंग की बहुत ज़्यादा केयर करता था और उसका अच्छे से ख्याल भी रखता था। जिसके कुछ दिनों बाद एक दिन विंग को ये न्यूज़ भी मिलती है कि बाइजिया की वेनिंग से शादी होने वाली है। जो बात जानकर विंग अपनी सिस्टर बाइजिया के लिए बहुत खुश था, साथ में दुखी भी कि वो बाइजिया शिजे की मैरिज को अटेंड नहीं कर सकता था। जहां शिचैन और चैंग विंग को अकेला छोड़कर बाइजिया की शादी में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास और कोई चॉइस नहीं रह गई थी, क्योंकि लैन यी ने विंग को साथ में लाने के लिए बिल्कुल सख्त मना कर दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर एक बार वांग जी ने विंग को देख लिया तो वो उसे कभी जाने वापस नहीं देगा। इसलिए उन्हें विंग को अपने नेबरहुड में रह रही एक ओल्ड ग्रैंड माँ के अंडर उनकी केयर में छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन 3 दिन बाद ही शिचैन और चैंग वापस अमेरिका आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें विंग की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। जहां दोनों को ही वापस पाकर विंग बहुत खुश था। जहां वापस आकर चैंग विंग को बाइजिया की वेडिंग की पूरी वीडियो दिखाता है, जो वीडियो देखकर विंग बहुत खुश होता है और सैड भी कि वो मैरिज अटेंड नहीं कर पाया। वहीं विंग की लाइफ में सब कुछ नॉर्मल जा रहा था। हालांकि विंग अब वांग जी को बहुत ज्यादा मिस करने लगा था, पर उसके बावजूद भी वो खुश था। जो विंग की लाइफ की हैप्पीनेस ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई, क्योंकि विंग की मुलाकात एक गैंगस्टर, एक माफिया लॉर्ड वांग यीबो से हो जाती है, जो विंग की लाइफ की हैप्पीनेस को पूरी तरह से चेंज कर देता है। जिससे मिलने के बाद विंग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसने अपनी लाइफ में ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया था जो उसे उसकी लाइफ ने साइको माफिया वांग यीबो से मिलवा दिया था। और यहीं फ्लैशबैक एंड होता है, जब विंग के ख्यालों की ट्रेन को वांग जी
विंग का नाम लेके उसे शेक करते हुए उसके ख्यालों से बाहर लाता है कि तभी विंग अपनी आंखें खोलकर वांग जी की तरफ देखता है, जो वरिड एक्सप्रेशंस के साथ विंग को ही देखे जा रहा था। कि तभी विंग की आंखों में देखते हुए विंग के आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए वांग जी पूछता है, विंग तुम्हें क्या हुआ है? तुम रो क्यों रहे हो? क्या मैंने तुम्हें ज्यादा हर्ट कर दिया? आई एम सॉरी विंग, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए दूसरा एक पेन किलर लेकर आता हूँ। जो बात कहते ही वांग जी जैसे ही जल्दी में उठकर जाने वाला होता है, विंग वांग जी का हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक लेता है और सॉफ्ट टोन में कहता है, मैं ठीक हूँ, बस मुझे गले लगा लो। जो विंग की बात सुनकर वांग जी ओके में अपना सिर हिलाकर विंग को फौरन टाइटली हग कर लेता है और विंग भी अपने आंसुओं को पोंछकर वांग जी की बाहों में खुद को सिक्योर पाते हुए अपनी आईज क्लोज कर लेता है। जहां विंग उस डेविल वांग यूबो के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था, वहीं विंग को अपनी बाहों में भरकर विंग के बालों को प्यार से सहलाते हुए वांग जी भी अपनी आईज क्लोज कर लेता है और थोड़ी ही देर में दोनों ही सो जाते हैं। वहीं 2 दिन बाद कोरिया में मिस्टर एंड मिसेस श्याओ अपने रूम में बैठे होते हैं, जहां मिस्टर श्याओ बहुत परेशान दिखते हैं। तभी मिसेस श्याओ पूछती है कि क्या मिस्टर श्याओ को उनके बेबी के बारे में पता चला? जिस पर मिस्टर श्याओ कहते हैं, आइन 18 साल बीत चुके हैं और अपने बेबी तक पहुंचने के मुझे कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी हमारा बच्चा है वो बिल्कुल ठीक हो। और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अपनी पूरी जान लगा दे रहा हूँ उसे ढूंढने में और जल्द ही हमें हमारे बेटे के बारे में पता भी चल जाएगा। जो अपने हस्बैंड की बात सुनकर मिसेस श्याओ बस ओके में अपना सिर हिला देती है और अपने हस्बैंड के स्ट्रेस को थोड़ा कम करने के लिए उसे साइड हग कर लेती हैं। जिसके बाद नेक्स्ट डे मिस्टर श्याओ उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहां उनकी वाइफ ने अपने बेटे को बर्थ दिया था। जहां जाकर मिस्टर श्याओ हॉस्पिटल हेड्स और डॉक्टर से बात करके चाइल्ड्स रूम का 18 इयर्स पुराना सीसीटीवी फुटेज चेक करने की रिक्वेस्ट करते हैं। जिस रिक्वेस्ट पर हॉस्पिटल का सीनियर हेड मिस्टर श्याओ से कंसर्न टोन में पूछता है कि आखिर वो इतना पुराना सीसीटीवी फुटेज चेक क्यों करना चाहते हैं। जिस सवाल पर मिस्टर श्याओ कहते हैं कि 18 साल पहले शायद गलती से या तो उनका बेबी एक्सचेंज हो गया था या फिर कोई उसे जानबूझकर अपने साथ ले गया है और अब मिस्टर श्याओ ये जानना चाहते हैं कि ये किसने किया है। जो मिस्टर श्याओ की बात सुनकर हॉस्पिटल का सीनियर हेड मिस्टर श्याओ की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो पहले से ही मिस्टर श्याओ को अच्छे से जानते थे। जिसके बाद हॉस्पिटल स्टाफ के साथ मिलकर मिस्टर श्याओ सीसीटीवी फुटेजेस चेक करना शुरू कर देते हैं। जहां इतने सालों पुराना सीसीटीवी फुटेज निकालकर चेक करना आसान बात नहीं था, लेकिन फिर भी मिस्टर श्याओ हार नहीं मानते कि तभी एक बहुत ही बुजुर्ग नर्स सिक्योरिटी रूम के पास से गुजरती है, जहां पर मिस्टर श्याओ सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे। जहां मिस्टर श्याओ को फुटेजेस चेक करता पाकर वो नर्स नर्वस हो जाती है और जल्दी में वहां से चली जाती है। जहां घंटों की मेहनत के बाद भी मिस्टर श्याओ को 18 साल पुराना सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलता, तो मिस्टर श्याओ हॉस्पिटल के सीनियर हेड को उनकी हेल्प के लिए थैंक यू कहकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में मिस्टर श्याओ जैसे ही अपनी कार में एंटर करने वाले होते हैं, उन्हें कोई पीछे से आवाज देता है। तो पलटकर मिस्टर श्याओ जैसे ही देखते हैं तो वहाँ वही एल्डर नर्स खड़ी थी। तभी वो नर्स मिस्टर श्याओ के पास आकर पूछती हैं कि क्या मिस्टर श्याओ यहाँ अपने रियल सन के बारे में पता करने आए थे। जिस सवाल पर मिस्टर श्याओ अपनी बोहें सिकोड़ते हुए पूछते हैं कि हाँ, वो यही पता करने आए थे, लेकिन क्यों? वो नर्स ये सवाल पूछ रही है। जिस सवाल पर वो नर्स अपना ही स्लाइवा स्वॉलो करते हुए कहती है कि वो जानती है कि किसने मिस्टर श्याओ के रियल सन को उठाया था और अपने साथ ले गया। जो बात सुनकर मिस्टर श्याओ शॉक्ड रह जाते हैं और 2 पल की साइलेंस के बाद पूछते हैं कि क्या नर्स सच कह रही है? क्या वो सच में जानती है कि कौन उनके बेटे को अपने साथ ले गया है? जिस पर वो नर्स घबराते हुए अपनी नजरें नीचे करके आगे कहती है, मैं सच कह रही हूँ मिस्टर श्याओ, दरअसल मैंने ही आपके बेबी को चेंग से सिरन के बेटे से एक्सचेंज किया था। आपकी वाइफ और उस लेडी ने जिसका नाम चेंग से सिरन था, दोनों ने ही एक ही टाइम पर बेबी बॉयज को बर्थ दिया था, लेकिन वे चेंग से सिरन का बेटा एक स्पेशल चाइल्ड था जिसकी सुनने की ताकत कम थी और वो ब्लाइंड भी था, इसलिए वो अपना बच्चा नहीं चाहती थी और उसी ने मुझे पैसे दिए थे अपने बेबी को आपके बेबी से चेंज करने के लिए, और वो पैसे लेकर मैंने ही दोनों बेबीज को एक्सचेंज किया था
क्योंकि मुझे उस वक्त उन पैसों की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत थी। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर श्याओ, क्योंकि मेरी ही वजह से आप अपने बेटे से दूर हो गए। जहाँ नर्स की पूरी बात सुनते ही मिस्टर श्याओ बुरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और अगले ही पल उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। लेकिन किसी तरह अपने गुस्से पर कंट्रोल रखकर मिस्टर श्याओ उस नर्स से पूछते हैं कि क्या वो जानती है कि वो वे चेंगसे सेरन कहाँ रहती है। जिस सवाल पर वो नर्स थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद कहती है, जहाँ तक मुझे याद है वो चाइना में, वो शायद बीजिंग में रहती है। हाँ, वो यही बोल रही थी जब मैंने उन्हें फ़ोन पर बात करते हुए सुना था किसी से। वहीं अपने सामने खड़ी एल्डर नर्स को देखते हुए मिस्टर श्याओ का मन तो उसे मार डालने का कर रहा था कि कुछ पैसों के लिए उस नर्स ने मिस्टर श्याओ का बेबी उससे दूर कर दिया। कि तभी नर्स की बात कंप्लीट होते ही मिस्टर श्याओ कहते हैं कि उस नर्स ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। उस नर्स के क्राइम के लिए मिस्टर श्याओ उस पर केस कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मिस्टर श्याओ एक काम तो अब जरूर करेंगे, और वो ये कि वो हॉस्पिटल हेड से बात करके उस नर्स को उसकी नौकरी से निकलवा देंगे। जो मिस्टर श्याओ की बात सुनते ही वो नर्स रोते हुए माफी की भीख मांगने लगती है, पर मिस्टर श्याओ नर्स के रोने को इग्नोर करते हुए गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। वहीं घर वापस आकर मिस्टर श्याओ मिसेस श्याओ को नर्स वाली सारी बात बता देते हैं, जो बात सुनकर मिसेस श्याओ बुरी तरह से रोने लगती है। जहाँ अपनी वाइफ को संभालते हुए मिस्टर श्याओ अपनी वाइफ से प्रॉमिस करते हैं कि वो अपनी पूरी ताकत लगा देंगे उनके बेटे को ढूंढने में। जो बात सुनकर मिसेस श्याओ मिस्टर श्याओ से एक रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो बीजिंग में शिफ्ट हो सकते हैं। ऐसा करने से शायद वो अपने बेटे को जल्दी ढूंढ पाए, जिस बात के लिए मिस्टर श्याओ अग्री हो जाते हैं और चाइना शिफ्ट होने की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में वांग यीबो अपने मिनी बार में बैठा वाइन ड्रिंक कर रहा था, जो वांग यीबो का 6th वाइन का शॉट था। तो पीते हुए वो बस विंग के बारे में ही सोचे जा रहा था कि तभी वाइन पीते हुए वांग यीबो अपना सिर साइड में टिल्ट करता है, तो उसे अपने सामने विंग स्केर्ड एक्सप्रेशन के साथ खड़ा हुआ दिखता है, जिसे अपने सामने देखते ही यीबो एक स्मर्क के साथ विंग के पास उठकर जाता है। जिसे अपने पास आता देखकर विंग 2 कदम पीछे हटता है, पर यीबो फौरन विंग को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और हंस की टोन में कहता है, माय बेबी बॉय, जब मैं तुम्हारे पास आऊं तो तुम मुझसे दूर मत जाया करो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, तुम बस। जो बात कहते ही यीबो विंग के नेक को स्निफ करते हुए आगे कहता है, हमेशा मेरे पास रहा करो, मेरे साथ रहा करो। जहाँ विंग यीबो की बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन छुड़ा नहीं पाता। जहाँ विंग को अपनी बाहों में छटपटाता देखकर यीबो एक साइको की तरह बस विंग के इनोसेंट फेस को देखता ही रहता है कि तभी एक बॉडीगार्ड आकर यीबो को उसके सेंसेस में वापस लाते हुए बोलता है कि मास्टर से कोई मिलने आया है। जो आवाज सुनते ही यीबो पलटकर एक बार बॉडीगार्ड की तरफ देखता है, फिर जैसे ही वापस पलटकर अपनी बाहों में पकड़े पर्सन को देखता है तो शॉक हो जाता है और अगले ही सेकंड रफली उस इंसान को अपनी बाहों से दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो इंसान जमीन पर जाकर गिरता है। कि तभी जमीन पर गिरी अपनी मेड को देखकर यीबो गुस्से में बोलता है, तुम्हारी मेरे करीब आने की हिम्मत भी कैसे हो गई? ऐसा करके तुमने खुद अपनी मौत को दावत दी है और अब तुम्हें मर जाना चाहिए, क्योंकि मेरी बाहों में सिवाय मेरे विंग के और कोई नहीं आ सकता है। जो बात पूरी करते ही यीबो अपने पॉकेट से गन निकालकर उस मेड की तरफ पॉइंट कर देता है। जो गन खुद पर पॉइंट देकर वो मेड पूरी तरह से रोते हुए माफी मांगती है, लेकिन यीबो अगले ही पल उस मेड को शूट कर देता है। जो सब देखकर वहां खड़ा बॉडीगार्ड कांप जाता है। कि तभी अपनी गन को वापस अपने पॉकेट में रखते हुए यीबो वहां खड़े बॉडीगार्ड से सारा मेस क्लीन करने को बोलकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लैंड मैंशन में विंग और वांग जी हैप्पीली अपनी लाइफ जी रहे थे, जहां इन 2 दिनों में वांग जी ने विंग को एक बेबी की तरह पैम्पर्ड किया था। जो वांग जी से अपने लिए एक प्रिंसेस की तरह ट्रीटमेंट पाकर विंग बहुत खुश था। कि तभी आज विंग वांग जी से एक लॉन्ग ड्राइव पर जाने की रिक्वेस्ट करता है, जो बाद वांग जी मान जाता है। जिसके बाद दोनों ही लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए रेडी होने लगते हैं, पर वांग जी विंग से मास्क वियर करने को बोलता है, जो विंग पहनना तो नहीं चाहता था, लेकिन वांग जी का स्कैरी लुक देखकर विंग कुछ नहीं कहता। फिर लैन यी को इन्फॉर्म करके दोनों ही लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाते हैं।
जहां सबसे पहले विंग और वांग जी एक फैंसी से रेस्टोरेंट में लंच के लिए जाते हैं, जहां पर वांग जी विंग के सारे फेवरेट डिशेस ऑर्डर करता है। जो अपना फेवरेट खाना खाते हुए विंग हैप्पीली वांग जी से बातें करता रहता है और वांग जी बस विंग का इनोसेंट फेस ही देखता रहता है कि ठीक तभी एक वेटर आकर जैसे ही विंग के सामने कॉफी का कप रखने वाला होता है, वो वांग जी के पैर से टकराकर गिर जाता है और कॉफी पूरी की पूरी विंग के शर्ट के ऊपर गिर जाती है। तो देखकर वो वेटर घबराकर माफी मांगने लगता है, जिस पर विंग इट्स ओके कहता है, लेकिन वांग जी के लिए कुछ भी ओके नहीं था, क्योंकि वांग जी को गुस्सा आ गया था ये देखकर कि उस कॉफी के गिरने से विंग की शर्ट सी थ्रू हो गई थी, जिसकी वजह से विंग की अपर बॉडी विजिबल हो रही थी। तभी वांग जी गुस्से में अपनी जगह से उठकर उस वेटर को मारने लगता है, जो देखकर विंग वांग जी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी नहीं रुकता। लेकिन विंग के बार बार कोशिश करने पर फाइनली वांग जी रुक जाता है। वहीं वांग जी की हरकत देखकर होटल मैनेजर को वांग जी पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो माफिया किंग लान वांग जी को बहुत अच्छे से जानता था कि उसका गुस्सा कैसा है। तभी एक दूसरा वेटर आकर इंजर्ड वेटर को वहाँ से दूर ले जाता है और विंग घबराकर वांग जी को खींचकर अपने साथ ले जाते हुए कहता है कि उन्हें अब यहाँ से चलना चाहिए। जो विंग की बात सुनकर वांग जी बिना कुछ कहे बस विंग के साथ वहाँ से चला जाता है। वहीं इस वक्त विंग कार की बैक सीट पर बैठा अपने हाथों को अपने चेस्ट पर क्रॉस करके विंडो से बाहर देख रहा था, जहाँ अब तक विंग खुद को क्लीन भी कर चुका था और शर्ट को चेंज भी। तभी विंग को विंडो से बाहर देखता देखकर वांग जी सॉफ्ट टोन में बोलता है, विंग देखो। तभी वांग जी की बात को बीच में ही काटते हुए विंग बोलता है कि वो वांग जी से बात नहीं करना चाहता है। जो सुनते ही वांग जी अपोलोजेटिक टोन में आगे कहता है, विंग आई एम सॉरी, पर प्लीज मेरी बात सुन लो, वो सब मैंने एक पर्पस से किया था। जो वांग जी की बात सुनते ही विंग पूछता है कि आखिर किस पर्पस से वांग जी ने ये सब किया, जिस पर वांग जी बताता है कि किसी ने उस वेटर को विंग को हर्ट करने के लिए भेजा था। जो बात सुनते ही विंग की आईज शॉक्ड से वाइड हो जाती है और वो शटरिंग वॉइस में पूछता है कि क्या सच में, लेकिन कौन भेज सकता है। जिस पर वांग जी बताता है कि उस इंसान को वांग जी के एक राइवल ने भेजा था, जिसके बारे में शू यांग ने पहले ही वांग जी को बता दिया था, और जो कॉफी वो वेटर विंग को सर्व कर रहा था उसमें ड्रग्स मिला हुआ था, जो एक बहुत ही हार्मफुल ड्रग है। जो वांग जी की पूरी बात सुनते ही विंग घबराते हुए कहता है कि फिर तो उन दोनों का बिना बॉडीगार्ड के घर से बाहर निकलना डेंजरस है। जिस बात पर वांग जी इनोसेंटली अपना सिर ओके में हिला देता है और विंग से कहता है कि अब विंग वांग जी के पास आगे आकर बैठे ताकि वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जा सके। जो वांग जी की बात मानते हुए विंग फौरन आगे वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। ये दोनों लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाते हैं। वहीं रात को दोनों अपने लॉन्ग ड्राइव से वापस आकर सीधा अपने रूम में चले जाते हैं, जहां वांग जी तो विंग के साथ ही बात लेना चाहता था, लेकिन विंग अलाउ ही नहीं करता। तभी दोनों ही फ्रेश होकर जैसे ही बेड पर आकर साथ में लेटते हैं, विंग फौरन वांग जी को हक करके कहता है, लंजा, मैंने आज का दिन बहुत इंजॉय किया, थैंक यू, यू आर द बेस्ट, आई लव यू। जो विंग के मुंह से आई लव यू सुनकर वांग जी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो भी विंग को आई लव यू टू कहकर कहता है कि उसे जानकर ये अच्छा लगा कि विंग ने आज एंजॉय किया और अब एंजॉय करने की बारी वांग जी की है। जो अपनी बात कहते ही वांग जी बिना विंग को कुछ भी समझने का मौका देते हुए सीधा विंग के ऊपर ही आ जाता है और विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है, जहां अपने अल्फा को आउट ऑफ कंट्रोल होता पाकर विंग कोशिश करता है वांग जी को खुद से दूर करने की, लेकिन विंग कर नहीं पाता और एट लास्ट हार मानकर अपने अल्फा के सामने खुद को सरेंडर कर देता है, क्योंकि विंग जानता था कि अब उसके अल्फा को रोक पाना नामुमकिन है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पार्ट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये पार्ट पसंद आया हो तो अपने ढेर सारे लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा। साथ ही अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप सबके कमेंट्स से मैं खुद को आप सबके साथ बहुत कनेक्टेड पाती हूँ। तो मुझे आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वहीं एक रिक्वेस्ट उन सबसे जो चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कल लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो अपलोड के साथ। तब तक के लिए बाय।